जो एक फिल्मी डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वही मिल रही है। बहुत ही अनरेस्ट है वेस्ट बंगाल में। एजुकेशन में 95% मुसलमान SIR के जरिए टारगेटेड डिलीशंस कर रहे हैं। मार्जिनलाइज को, दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमान को मुश्किल कर रहे हैं। Do you think कि this is a murder of democracy? इसको मैं ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड मानता हूं। अब SIR के बाद सत्ता में जो बैठ रहा है वो निर्णय कर रहे हैं वोटर कौन होगा। देश में रहते हुए भी वो इस देश के नागरिक नहीं। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये SIR से ज्यादा ये बैकडोर NRC है? ये इंडिया पॉलिटिकल सोसाइटी को पूरी तरह से बदलने की एक कोशिश। कोर्ट्स का जो रवैया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरा वोटिंग राइट आप नहीं छीन सकते। अगर 27 लाख पीपल इन स्टेट आर इनएलिजिबल फॉर वोटिंग, ये लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं क्या? बहुत ही डेंजरस और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। आपका वोट तो चोरी हो रहा है, तो आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? सिविल सोसाइटी पीसफुल सत्याग्रह के माध्यम से ये अपना के फीट ऑन द ग्राउंड एजिटेशन लाना है, यही इसका समाधान होगा। नाउज में हम डेटा और ग्राउंड रियलिटीज के जरिए वो स्टोरीज आपके सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है या गलत तरीके से पेश किया जाता है। हम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हैं, यानी हमारे पीछे किसी तरह की कोई कॉर्पोरेट बैकिंग नहीं है। हमारी असली ताकत आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और जरूरी स्टोरीज लगातार आपके सामने आती रहें तो हमारी वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के जरिए आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम यूं ही आपके सामने स्टोरीज लाते रहें और यूं ही काम करते रहें। आदाब, नाउज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। SIR की प्रक्रिया बंगाल में की गई, उससे पहले आपने बिहार में उसको देखा। बिहार में जो SIR हुआ उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अब बंगाल में इसको किया गया है और देश के अलग अलग राज्यों में इसको किया जा रहा है। लेकिन जहां इलेक्शंस हो रहे हैं वहां इसका सीधे तौर पर फायदा किसको मिल रहा है? अगर हम बिहार का एग्जाम्पल देखें तो साफ तौर पर लगता है भारतीय जनता पार्टी को। SIR की बात जब हम पश्चिम बंगाल की करते हैं तो वहां अब तक 90 लाख वोटर्स डिलीट कर दिए गए हैं और या एजुडिकेशन में डाल दिए गए हैं। हमने देखा कि पूरे पश्चिम बंगाल में इसको लेकर अभी तक भी प्रोटेस्ट जारी हैं। हमने वायलेंट प्रोटेस्ट देखे और लोगों को ये लगा कि उनका जो सबसे बेसिक राइट है वो उनसे छीना जा रहा है। उनके वजूद पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया जा रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे जैसे उनका सब कुछ छीना जा रहा है। वो इस देश के नागरिक रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, इतने डाउट में सिटीजन जो हैं वो आ गए हैं जहां कहीं भी SIR हो रहा है। अमूमन ये होता है कि इलेक्शन कमीशन पर लोगों का एक भरोसा होता है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसी तरह से वो काम करेगा। लेकिन हमने पिछले 10-12 सालों में हमने देखा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और अपोजिशन भी लगातार ये इल्जाम लगाता रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर, इस सरकार की बी टीम बनकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और सीधे तौर पर फायदा पहुंचा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जो पश्चिम बंगाल में SIR हुआ है उसको किस तरह से देखा जाए? जो खास मेहमान मेरे साथ आज मौजूद हैं उनसे मैं बात करूंगी इसको लेकर। और हम ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं जब पार्लियामेंट में महिला आरक्षण, विमेन रिजर्वेशन बिल की आड़ में डीलिमिटेशन बिल लाया गया है। उस पर लगातार बहस जारी है, देखना ही होगा कि वोटिंग के बाद क्या होता है। लेकिन फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं SIR और उसके जरिए जो वोटर्स का राइट है, खास तौर पर खास कम्युनिटी, खास वर्ग का जो डिलीट किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है, उसकी हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रकला प्रभाकर जी मौजूद हैं जो कि मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, निर्मला सीतारमण के हस्बैंड हैं और इसके अलावा वो लगातार चुनाव सुधार, SIR, EVM में धांधली, चुनावों में धांधली को लेकर सेमिनार से लेकर पब्लिक मीटिंग्स, टीवी चैनल्स और डिजिटल तमाम जगहों पर विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स वो लगातार इस पर बात करते रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने ये कहा था कि जो SIR की प्रक्रिया है वो दरअसल
एक ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड है। आई थिंक अब तक इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स किसी ने इस्तेमाल नहीं किए एसआईआर को लेकर। वेलकम टू नाउज नेटवर्क परकला जी। थैंक यू बुश्रा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। परकला जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये जो एसआईआर हुआ है और इसी लिस्ट पर मुझे लग रहा है कि इसी लिस्ट पर ये इलेक्शन भी होने जा रहा है 23 और 29 तारीख को जो वोटिंग होगी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बुश्रा जी एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, थोड़ा मेरा हिंदी कमज़ोर है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आप बर्दाश्त कीजिए। जी जी, बिल्कुल, माय प्लेजर जी। कभी कभी अगर दिक्कत हो तो मैं अंग्रेज़ी भी इस्तेमाल करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, you're free to do that। बुश्रा जी, अब पहले एसआईआर बंगाल में क्या हो रहा है, ये बात करने से पहले एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ। ये एसआईआर चीज़ क्या है? ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किसने लागू किया, क्यों लागू किया, किसने इसको अनुमति दिया, ये निर्णय कैसे लिया, इसके बारे में 2 मिनट हम तो बात करना ही चाहिए। तो आमतौर पर हमको एवरी ईयर अक्टूबर नवंबर से लेके अगले साल जनवरी फरवरी तक समरी रिवीजन होती है, और 24 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर जनवरी तक ये हुआ था। इसके बाद आया एसआईआर, स्पेशल नॉट स्पेशल समरी रिवीजन बट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसके बारे में एक आध आरटीआई का क्वेरीज गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास। तो उसमें ये बताया गया है कि एसआईआर, ये नोटिफिकेशन में ऐसा बोला गया कि एसआईआर इसलिए कर रहे हैं, एसएसआर के बाद एक अध्ययन किया गया है। ये अध्ययन में ये साबित हुआ कि एसएसआर सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसी मरे हुए लोग और डुप्लीकेट, ये सब लोग और भी है, मौजूद है वोटर लिस्ट में। शिफ्टेड लोग भी मौजूद है, डेड लोग भी मौजूद है, डुप्लीकेट भी बहुत है एसएसआर के बाद। और हमारे जैसे लोग, ईसीआई से पूछा गया कि कौन ये अध्ययन किया, कब हुआ और उसका रिपोर्ट कहाँ है, बता दीजिए। अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके बाद अंजलि जी, आप जानते हैं अंजलि भारद्वाज जी, जो लोग, शी इज़ वेरी prominent RTI and transparency activist. She had filed another RTI. इसमें ये पूछा गया कि किसने लिया है ये निर्णय। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिख के जवाब दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन में कोई लिया नहीं ये निर्णय। तो मेरा सवाल ये है कि अध्ययन आप नहीं दे रहे हैं, अध्ययन का रिकमेंडेशंस अभी आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, और ये भी आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में निर्णय कोई लिया नहीं, उसका फाइल नोटिस नहीं है, उसका कुछ भी कॉन्सेप्ट पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बिहार के बाद, बिहार चुनाव के बाद, एसआईआर के बाद हुआ जो चुनाव के बाद, अब देखिए सरकार में ऐसा होता है कि आप कहीं आप कोई भी आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे, ये एक फेज़ के बाद आप रिव्यू करेंगे, कैसा हुआ, क्या हुआ, गलती हुआ, कैसा इसको सुधार सकते हैं, इसको और कैसा अच्छा कर सकते हैं, ऐसे तो रिव्यू होगा ना। तो बिहार के बाद और एक आरटीआई डाला गया कि क्या रिवीजन हुआ, क्या रिव्यू हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ये बताया, ऑफिशियली ये बताया आरटीआई क्वेरी को जवाब में कि कुछ रिव्यू नहीं हुआ। तो ये आप रखिए। तो इसका मतलब ये है, हमको पता नहीं कौन लिया है, हमको पता नहीं किसके आधार पर लिया है ये निर्णय, और रिव्यू कुछ नहीं हुआ,
और इसका फाइल नोटिस कुछ भी नहीं हुआ, इसका फाइल भी नहीं हुआ, नहीं है। अच्छा, ये क्या है? एक दूसरा, आपने जिक्र किया कि बिहार के बाद, बिहार एसआईआर के बाद नतीजा कैसे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि एसआईआर के जरिए कुछ कुछ लोग, डेड लोग भी आप डिलीट किए होंगे, शिफ्टेड लोग को ये डिलीट किए होंगे। मैं नहीं, मैं इससे मैं असहमत नहीं हूँ, ठीक है, किए होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप टारगेटेड डिलीशंस किए थे। तो ऐसा डिलीशंस किया, अब हम बहुत सारे एक्टिविस्ट डेड लोग बता के डिलीट किया गया, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ले गए। और बहुत लोग डुप्लीकेट्स है। आपको आपको मालूम है, एक ब्राज़ीलियन एक्ट्रेस का फ़ोटो लगा के आप 6, 15, 20 लोकेशंस पे उनका वोट है। तो ये तो डुप्लीकेशन से भी है, और बहुत डुप्लीकेशन से बिहार में बहुत डुप्लीकेशन मिला है आपको एसआईआर के बाद। और बिहार में एसआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ कि एक ही एड्रेस में 809 लोग रह रहे हैं। वो लोग ऐसी लोग हैं कि बहुत सारे धर्म का लोग हैं, बहुत सारे रीजन्स का लोग हैं, बहुत सारे वन एड्रेस में 809 पीपल। देन हमारे जैसे लोग गए हैं, ये क्या घर है, कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, गए हैं, और उनको मिला है घर भी नहीं है। तो ये एसआईआर के बाद इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टारगेटेड डिलीशंस और कुछ टारगेटेड एडिशंस हुआ है। ये बिहार का है, और अभी वेस्ट बंगाल में हो रहा है। आपने जिक्र किया, बहुत ही अनरेस्ट है वेस्ट बंगाल में, और कहीं नहीं है वेस्ट बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लाया गया, वेस्ट बंगाल में एजुकेशन लाया गया। ये क्या स्पेशल चीज़ है? एक दूसरा, और आपको एजुकेशन में नंबर मिलेगा, एजुकेशन में 90%, 95% मुसलमान हैं। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप एसआईआर के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे सरकार ये टारगेटेड डिलीशंस कर रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये शॉर्ट टर्म में भाजपा को फ़ायदा मिल सकता है, इसमें मिल रहा है, बिहार में मिला है, शायद बंगाल में मिल सकता है। कितना रेजिस्टेंस होगा बंगाल में अभी तक तो हमको पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत रेजिस्टेंस है, देखेंगे क्या होगा। तमिलनाडु में, केरला में है, ये सब चल रहा है। लेकिन इसका नतीजा थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी देखिए आप, एसआईआर, दिस आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसआईआर के बाद बुशरा जी, हिंदुस्तान में 2 तरीके के लोग होंगे। एक तरीके के लोग जिसके पास वोट होगा, दूसरे तरीके का लोग जिसके पास वोट नहीं होगा। तो एसआईआर हिंदुस्तान को ऐसे बांटेगा कि कुछ लोग के पास पूर्ण अधिकार है, पूर्ण नागरिकता है, कुछ लोगों के पास पूर्ण नहीं है, वोटिंग नहीं। और वोटिंग नहीं है, आप वोटिंग लिस्ट में, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप अभी वोट नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसे समझेंगे, अच्छा सिर्फ वोट जाएगा, देखेंगे। लेकिन आप इसके बाद दूसरा एसआईआर 2 आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, वो भी आ सकता है। एक बार आप नॉर्मलाइज कर लीजिए एसआईआर को, दूसरा आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन अभी हमको बोल रहे हैं 2002 और 3 में एक बार एसआईआर हुआ, तो अब क्या चिल्ला रहे हैं? ये नई चीज़ नहीं है, ठीक। मैं 2002-2003 में मैं वोटर था।
अब शायद आप नहीं होंगे, जी। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग 2002, 2003, 2004 में वोटर थे। हम्म, तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, हिंदुस्तान में कोई भी एक आदमी 2002 में इतने सारा डॉक्यूमेंट्स लेके एक दफ्तर के पास जाके ये वोटिंग के लिए, वोटिंग अधिकार के लिए वो एलिजिबल है ऐसे साबित किया क्या? कभी हुआ नहीं। हम्म, तो अभी क्या हो रहा है? अभी सब साबित करना है। अब ये डॉक्यूमेंट ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ले आओ, उनका पिताजी का ले आओ, आपका माताजी का ले आओ, उनका पुरखों का ले आओ, ये सब बोल रहे हैं। कभी हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। तो ये अलग है। तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझ के आप इसको इतना मुश्किल कर रहे हैं। कुछ लोग, आम लोग रोजाना रोजी रोटी के लिए आप लेबर करते हैं, डेली लेबर करते हैं, अनपढ़ हैं, गांव में रहते हैं, भाड़ के ऐसी एरियाज में रहते हैं, इसको आप मुश्किल कर रहे हैं ना। मार्जिनलाइज को मुश्किल कर रहे हैं, दलितों को मुश्किल कर रहे हैं, आदिवासियों को मुश्किल कर रहे हैं, मुसलमान को मुश्किल कर रहे हैं, और अल्पसंख्यकों को मुश्किल कर रहे हैं। और दूसरा एसआईआर आएगा, तीसरा एसआईआर आएगा, नॉर्मल एक बार नॉर्मलाइज होने के बाद ये सब हो जाएगा। तो इसका आप दो तरीके के एनालिसिस कीजिए। एक, स्ट्रेट इलेक्शन रिजल्ट्स में क्या असर पड़ेगा, दूसरा हिंदुस्तान में क्या असर पड़ेगा लॉन्ग टर्म। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत गहरी बात आपने कही है कि एक तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, हार और जीत पर, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, बट आप एक ही हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान बना रहे हैं। एक वो जो वोट कर सकेगा, एक वो जो वोट नहीं कर सकेगा। और जो वोट नहीं कर सकेगा उसका क्या? तो उसको तो ये लगेगा कि वो शहरी है, यहाँ का नहीं है, वो हमेशा अपने आप को एक डाउटफुल सिटीजन मानकर रहेगा, और हमेशा उसके ऊपर एक तलवार सी लटकी रहेगी कि कब ना जाने उसके साथ क्या हो जाए, क्योंकि उसका जो सबसे बेसिक राइट है वोट देने का, वही आपने डाउटफुल बना दिया या उससे कंप्लीटली छीन लिया गया। कितना डेंजरस आप इस पूरे प्रोसेस को डेमोक्रेसी के लिए आप मान रहे हैं? डू यू थिंक कि दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? और क्या आपको लग रहा है कि जब सम्राट चौधरी जैसे जो अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं बिहार के, वो ये जब ये कहें कि इतने लाख वोटर्स को हमने हटा दिया, इस तरह के बयान दे वो, और ये कहें कि अब उनसे और तमाम चीजें भी छीन ली जाएंगी, फिर शुभेंदु अधिकारी ये कहें कि देखिए हमारा परसेंटेज डिफरेंस इतना था हार और जीत का पिछली बार, और अब तो एसआईआर हो गया है और अब तो हमारी 100% जीत है, तो वो एक प्रिटेंस भी नहीं रहा है जी, कि कोई प्रिटेंस भी हो। बिल्कुल ब्रेजन है ये। जी। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप डेमोक्रेसी के लिए इसको कैसे देख रहे हैं? और आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर जो आपने बनाई है, आप उसको कैसे देख रहे हैं आगे? बुशरा जी, एक बार ये असम का माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आप रिकॉल कीजिए। जी। साहब ने ये कहा कि ये मियाँ लोगों को हम इधर से भगा नहीं सकते हैं, इसलिए हम ऐसी माहौल बना रहे हैं वो खुद भाग जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, ये इलेक्शन वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं है। ये मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड मानता हूँ। आप इतिहास में कई जगह जेनोसाइड हुआ था। आपको माइनॉरिटीज़ को, जो आपका धर्म का नहीं है, आपका कास्ट का नहीं है, आपका रिलीजन का नहीं है, आपका रीजन का नहीं है, आपकी भाषी नहीं है, आपका सभ्यता का नहीं है, आपका रंग का नहीं है, ऐसी लोगों को अगर हो सके तो आप बाहर कर दिया कुछ कई देशों से, नहीं तो नहीं बाहर कर सके तो मार दिया, अगर मार नहीं सके तो बाहर कर दिया, है ना। लेकिन आज भारत देश में, हिंदुस्तान में आप बाहर भी नहीं कर सकते हैं, मार भी नहीं मार सकते हैं। तो अगर एक सिटीजन को आप नहीं मार सके तो क्या कर सकते हैं?
आप ये कर सकते हैं, उनका सिटीजनशिप को मार लीजिए, सिटीजनशिप को खत्म कर लीजिए। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये ब्लडलेस जेनोसाइड, ये जेनोसाइड है, लेकिन आप आदमियों को इंसान को आप कत्ल नहीं कर रहे हैं, आप उनका नागरिकता को कत्ल कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही वोट करेंगे जो आप चाहते हैं। तो हमारे डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी की मर्डर की बात कर रहे हैं, हमारे डेमोक्रेसी ऐसी स्टेज पे आ गया है अभी एसआईआर के बाद। अभी तक क्या था हमारा डेमोक्रेसी? हमारा डेमोक्रेसी वो था जिसमें वोटर निर्णय करते थे सत्ता में कौन बैठना है। अब एसआईआर के बाद सत्ता में जो बैठ रहा है वो निर्णय कर रहे हैं वोटर कौन होगा। फिर पूरा पलटा दिया है। तो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। जी, बुशरा इनका नाम ठीक नहीं है, उसको निकाल दो। परकला ठीक है, रखिए, ऐसी कर सकते हैं। तो और इसका आप थोड़ा आगे जाइए, ये सिनेरियो को थोड़ा आगे बढ़ाए तो आपको ये मिलेगा कि आपके पास वोट नहीं है, इसका मतलब आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब आप आधार, आपके पास आधार क्यों है? आपके वोटर भी नहीं है ना, आधार छीन लो बाद में। अच्छा, आपके पास आधार नहीं है, आपको रेशन कैसे मिल रहा है? रेशन छीन लो। अच्छा, आपको ये सरकार का ये मुनाफा है ना, ये आधार ही नहीं है, आपका वोटर नाम नहीं है, वोटर में लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आधार भी नहीं है, और आपको राशन का कैसे मिल रहा है? छीन लो। अच्छा, आपको खेती बड़ी है, लेकिन आपके पास वोट नहीं है, आधार नहीं है, राशन नहीं है, आपको खेती बड़ी कैसे है? आप जाइए, इधर नहीं है, इधर आपका ये इलाका नहीं है। तो ये नहीं हो सकता है। ये भी होने की चांस है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। ये एसआईआर, बुशरा जी, ये मामूली चीज नहीं है, ये जानबूझकर टारगेटेड ऑपरेशन है। अच्छा, आप जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वो वोटर में रहे, ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह होगा कि अब देखिए, एक बार आप थोड़ा सोचिए, एक 500 लोग हैं, एक बस्ती में रहते हैं, उनके पास वोट नहीं है, आधार नहीं है, राशन नहीं है, वोट नहीं है उनके पास खास तौर पर। तो आप बोलिए, कोई राजनेता वो बस्ती में जाएगा, नमस्कार करेगा, पानी देगा, सड़क देगा, बिजली देगा? नहीं। तो इसका मतलब है एसआईआर के वजह से हिंदुस्तान में 2 तरीके के लोग, एक पूरे अधिकार, पूरे इम्यूनिटीज, रिकॉग्निशन, एक तरीका। दूसरा, वोट नहीं है, अधिकार नहीं है, राशन नहीं है, रोड नहीं है, बस्ती नहीं है, कोई आएगा नहीं, ये हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बुशरा जी ये होगा कि अगर उनका डिस्कनेक्ट हुआ, हम दोनों के पास वोट ही नहीं, ऐसी लोग बहुत है देश में, तो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी, अब जो भी हो, अब कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, नेशनलिस्ट पार्टी हो, वो भी, ये भी, कुछ भी हो, किसके पास जाएंगे वोट के लिए? जो लोगों के पास वोट है उनके पास जाएंगे, है ना? उन्हीं के पास जाना है। तो उन्हीं के पास जाएंगे तो आप वो पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलेंगे? उन्हीं के मुद्दों के बारे में बात करेंगे, हमारे जैसे लोगों के मुद्दों के बारे में नहीं बात करेंगे, है ना? तो उसके बाद क्या होगा? ये सिर्फ भाजपा के लिए मुनाफा नहीं है, ये है एक डिजाइन, बुशरा जी, सब पॉलिटिकल पार्टियों को भाजपा का जैसा बनाने का एक प्रोजेक्ट है। तो
एक बार आपके पास वोट नहीं है हम्म, तो आपका आधार आधार आपके पास आधार क्यों भाई? आप वोटर ही नहीं है तो आधार आधार छीन लेगा। उसके बाद अरे आपके पास वोट नहीं है, आधार भी नहीं है, आपको खेती बाड़ी क्या है, छीन लेंगे। और उसके बाद बोलेंगे आपके पास खेती बाड़ी नहीं है, आपका नाम पर कुछ पत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास आधार नहीं है, आपके पास वोट नहीं है, आपको राशन क्यों मिल रहा है, छीन लेंगे। तो ये क्यों नहीं हो सकता? तो बार बार एसआईआर क्यों नहीं हो सकता है? एक बार इसको नॉर्मलाइज कर लिया तो अब मैं बोलूँगा अरे ये मेरा नहीं, ये मुसलमानों का प्रॉब्लम है। मुसलमान बोलेंगे ये हमारा नहीं है, वो पसमंदा का है, ये मतुआ का, ये इसका है, वो उसका है, ऐसे बोलेंगे। तो इधर मेरे को मालदा में नहीं हो रहा है, लेकिन और 24 परगना में हो रहा है, नॉर्थ 24 परगना में हो रहा है, वो ये नहीं हो रहा है, कलकत्ता में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, उधर नहीं, ऐसे नहीं ना। सी, आप लिबर्टी या फ्रीडम के जैसी फ्रैंचाइज भी इनडिविजिबल है मुश्ला जी। आपका फ्रैंचाइज गए तो हमारा 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 लोकतंत्र कम हो जाएगा ना। हम्म, तो अगर अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये बोल रहा है कि नहीं नहीं इसका सिर्फ 10,000 डिलीशन हुआ, लेकिन हम पिछले इलेक्शन में 20,000 से जीते हैं तो हमको नुकसान नहीं होगा। ये इलेक्शन के नुकसान की बात नहीं है, ये नागरिकता के बात है ये। अच्छा, एक एक वोटर, एक एलिजिबल वोटर भी वोटर रोल से नहीं डिलीट होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब, इसका पूरा ब्रॉड नतीजा, एक तो शॉर्ट टर्म में ये भाजपा को मुनाफा होगा, ये इसको इसको नुकसान होगा, उसको नहीं नुकसान होगा, ये तो शॉर्ट टर्म है ऑलरेडी। लेकिन ये पूरा होने के बाद क्या होगा कि कुछ लोगों के पास वोट है, कुछ लोगों के पास वोट नहीं है। अगर कुछ लोगों के पास वोट है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज किसके पास जाएंगे वोट मांगने के लिए? ओनली दोज पीपल हु हैव वोट। तो इसका मतलब ये है कि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज किसके बारे में बात करेंगे, किसके मुद्दे के बारे में बात करेंगे? ओनली दोज पीपल हु हैव वोट। जिसके पास वोट है उन्हीं की मुद्दा उठाएंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि आज भाजपा कुछ लोगों के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन कल परसों सारे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ लोगों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि उनके पास ही वोट है। तो इसका मतलब ये लार्जर कॉन्सिक्वेंस, ये लार्जर नतीजा क्या होगा कि इंडिया में सब पॉलिटिकल पार्टीज, ये आप कोई भी नाम रखिए उसका, सब पॉलिटिकल पार्टीज एक ही बात करेंगे, एक ही जैसे लोगों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं का वोट है, उन्हीं का वोट पाना है। तो मेरा वोट तो मेरे पास तो वोट नहीं है, आपके पास तो वोट नहीं है, आपका हमारा वोट पाने के लिए उनका जरूरत ही नहीं है, तो आपका और हमारा बस्ती में आने के लिए भी जरूरत नहीं उनका। तो ये इसका मतलब ये है कि जी, आप जो एक्सप्लेन करें प्रकला जी, क्या इसका मतलब ये है कि देश में रहते हुए भी वो इस देश के नागरिक नहीं? जी, दूसरा, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये एसआईआर से ज़्यादा ये बैकडोर एनआरसी है? तीसरा, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो तो आपने कहा कि आप 2 हिंदुस्तान बनाने, एक वो जो वोट कर पाएगा, एक वो जो वोट नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो लाखों वोटर्स एसआईआर के थ्रू हटा दिए गए बिहार में और जगहों से हटाए जा रहे हैं, जो बंगाल से हटा दिए गए और हटाए जा रहे हैं, उन सब लोगों का आखिर होगा क्या? वो क्या सिर्फ यहाँ सिर्फ रहेंगे? उनका क्या होगा? उनका क्या फ्यूचर है? वो क्या सिर्फ कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहेंगे? एक ऐसे कोर्ट के जो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल है भी या नहीं? जी। तो मैंने जैसे बोला कि दो तरीके के लोग रहेंगे भारत में। एक तरीके का लोग जिसके पास पूर्ण अधिकार है, हम्म, जिसके पास नहीं है। आप रह सकते हैं, नहीं तो अरे आप ऐसी हालात में आप नहीं रह सके तो जाइए, आपके है ना, उधर जाइए, इधर जाइए, तो ऐसी बोलेंगे। एक दूसरा कि ये जो लोग
उनके पास वोटिंग नहीं है, पूरी तरह नागरिकता नहीं है उनके पास। अगर वोटिंग नहीं है तो आप 100% तो सिटीजन नहीं है आप, ट्रू। है ना? तो ये लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स बनेंगे। दूसरी दर्जा, एक दर्जा वो है कि उनके पास वोटिंग भी है, राशन भी है, खेती बाड़ी भी है, उनके पास आधार भी है, कुछ भी है, सब कुछ है। कुछ लोगों के पास वोटिंग नहीं है, आधार नहीं है, कुछ भी नहीं। तो रही ये एक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप बिना सिटीजन को कत्ल करके आप सिटीजनशिप को खत्म कर रहे हैं, नागरिकता को खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड है। तो इसी रास्ते पे जा रहे हैं हम, इसको रोकना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने और एक बात उठाई अभी कि क्या होगा इन लोगों का। बुशरा जी, अब बिहार में हुआ, क्या हुआ उन लोगों का? इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान हम सब लोग चिल्लाए थे उनके पास उनका 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 वोट अधिकार छीन लिया गया है, ये एक्सेट्रा, वो वोट अधिकार यात्रा लाए हैं, ये सब लाए हैं ना। तो उसके बाद क्या हुआ? इलेक्शन हो गया, सब ठंडा हो गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो लोग जीते हैं, जो लोग हारे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ये डिलीटेड लोगों के बारे में बात किया क्या अभी तक? उसके बाद नहीं कर रहे। नहीं। यही होगा बंगाल के बाद, यही होगा तमिलनाडु के बाद, यही होगा केरला के बाद। तो irrelevant हो जाएंगे वो लोग। जी, ये दिस इज द ट्रेजेडी। तो इफ यू कनेक्ट ओनली टू इलेक्शन, then you will forget about election. After the election, you will forget about these people. They have not voted. Next time also, you don't have to go to them. Therefore, इसलिए मैं इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने के लिए आपको मैं प्लीड कर रहा हूँ आपसे, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आप इसको लॉन्ग टर्म में देखिए। एक चुनाव के बारे में, ठीक है, चुनाव इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही लॉन्ग टर्म है। ये इंडिया पॉलिटिकल सोसाइटी को पूरी तरह से बदलने की एक कोशिश, ये प्रोजेक्ट है, ये समझ के आप चलिए। आप बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद इस तरह से अभी तक इसको देखा नहीं गया है, या इस तरह का इसका एनालिसिस नहीं किया गया है, क्योंकि लोग इसको इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में देखते हैं और ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पर बीजेपी की सत्ता पर काबिज हो गई, बंगाल में भी बना लेगी, और ये देखिए कि इन लोगों का क्या होगा, और फिर वहाँ इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं और फिर उसके बाद उन वोटर्स के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन आप जो पूरा एक इसकी डॉट्स जो आप कनेक्ट कर रहे हैं कि कैसे वोटर राइट आपसे लेने के बाद क्या क्या और हो सकता है, और उसके बाद जो सरकारी पॉलिसीज हैं, चाहे घर की हो या दूसरी हो, यानी कि वो तमाम फायदे भी उन लोगों को मिलने बंद हो जाएंगे। और वो वोटर्स कौन हैं? उनमें से मैक्सिमम वोटर्स वो हैं जो मुसलमान हैं, जो दलित हैं, या वो वोटर्स जो विपक्ष को वोट करते रहे, जो बीजेपी को वोट नहीं करते। ये पैटर्न हमने तमाम जगहों पर देखा है। पर्कुला जी, मेरा सवाल ये है कि ये बहुत ही डेंजरस और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, जिसको शायद जो अपोजिशन पार्टीज भी हैं वो इसको आवाज तो उठाती है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ मोमेंट्री होता है, बहुत हल्के में होता है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, एक आध यात्रा, और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कोर्ट्स का जो रवैया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं ट्रिब्यूनल पर भी आऊंगी, एजुडिकेशन पर भी आऊंगी, उसकी हम बात करेंगे कि उस प्रोसेस को आप कैसे देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? लगातार हम ये देख रहे हैं कि सुनवाई पे सुनवाई, जो एक फिल्मी डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वही मिल रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा है। इलेक्शन पर इलेक्शन हो गए, लेकिन अभी तक कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पाया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि अगर यही डिसाइड हो जाए तो पूरे का पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा, अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो। अगर ये नहीं डिसाइड किया आपने, कोर्ट नहीं डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डिसाइड किया, तो ये लागू है, चल रहा है, हो गया है, इलेक्शन भी हो गया, उसके बाद पूरा देश में ये सैर प्रक्रिया पूरा हो गया है, उसके बाद क्या करेंगे? ठीक, एक दूसरा, मैं ये बोलने से मेरे को खुशी नहीं है, लेकिन ये बोलना ज़रूरी है कि
मेरे मेरे इसमें मेरे ओपिनियन में हम्म, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के ऊपर डिपेंड होना इतना ठीक नहीं लग रहा है, इतना ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए, एक तो डिसाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल या नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल। ये देखिए, ये अभी अभी जो जो प्रोसेस जारी है उसके बारे में आप नहीं डिसाइड किया तो कैसा? और नहीं, आप नहीं डिसाइड किए तो ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा ना। तो अगर अगर कोई प्रपोजल है, सिर्फ प्रपोजल स्टेज में है, तो उसके ऊपर आप टाइम ले सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस अभी जारी है उसके बारे में आप टाइम नहीं ले सकते, आप तुरंत डिसाइड करना ही चाहिए। एक दूसरा, आप देखिए बंगाल में क्या हुआ कि about 93-94 lakhs were deleted. Then, on the basis of logical discrepancy, etc. Then adjudication. Some people were admitted, some people were not admitted. Finally, it 27 है बोलते हैं 27 को, 27 लाखों का डिसीजन नहीं हुआ। तो डिसीजन नहीं हुआ, इसके बारे में ये लोग वोट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये एलिजिबल या नहीं एलिजिबल, उसको डिसाइड नहीं हुआ। तो अगर डिसाइड नहीं हुआ तो उसको नेचुरली वोटिंग राइट मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये आपका पुराना जो वोटर लिस्ट है वो अभी जिंदा है। उसको उसको पूरा आपने आपने उसको कूड़े में डाला नहीं, खत्म नहीं कर दिया जी। खत्म नहीं किया, वो जिंदा है। तो अगर डिसीजन आप नहीं लिया तो मेरे को क्यों पनिश कर रहे हैं भैया? मेरा वोट क्यों अगर आपने सही या नहीं सही, सही या गलती, मेरे को आप ये घोषणा कर दीजिए कि आप इनएलिजिबल हैं, मैं अपील कर सकता हूँ। लेकिन बिना मेरे को इनएलिजिबल बिना डिसाइड करके मेरा वोटिंग राइट आप नहीं छीन सकते, छीन लिया है। उसके बाद अभी कल आर्टिकल 142 इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन आपका एक्सपीरियंस में इलेक्शन कमीशन अगर इसको नहीं लागू करना चाहते हैं, इसको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोसेस आप करेंगे। 21 तक फर्स्ट फेज का है आपके पास, और 27 तक, शायद 26 या 25 तक सेकेंड फेज का है। अगर उस समय तक आप ये 27 लाख में से सिर्फ 1 लाख को किया तो इसका मतलब क्या है? 27 लाख इंस्टेड ऑफ 27 lakhs, 26 lakhs यू आर डिनाइंग। तो मेरा सवाल, ये बुनियादी सवाल है, अगर 27 लाख पीपल इन ए स्टेट आर इनएलिजिबल फॉर वोटिंग, ये आप इसको लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं क्या? इसका नतीजा पीपल्स मैंडेट हो सकती है क्या? अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर भाजपा जीत गए तो ये मैंडेट नहीं है, ममता का पार्टी जीत गए तो मैंडेट नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मेरे को कौन जीतता है कौन हारता है इससे मतलब ही नहीं है। मैं सिर्फ ये प्रोसेस इंटीग्रिटी के बारे में बात कर रहा हूं। ये प्रोसेस इंटीग्रिटी है क्या इसमें? नहीं है। अगर 27 लाख पीपल आप इनएलिजिबल नहीं डिसाइड करेंगे, फिर भी आप वोट नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहने के बावजूद 27 लाख नहीं, 26, 25, 24, फिर भी एक मतदाता अगर वोट नहीं किए तो वो इलेक्शन प्रोसेस उधर का ठीक नहीं है ना। इसे समझना चाहिए। ये मुसलमान का वोट है, ये ईसाइयों का वोट है, ये सिख का वोट है, ये आदिवासी का वोट है, नहीं, सबका वोट। हमारा प्रिंसिपल क्या है? 1 person 1 vote 1 वैल्यू, सेम वैल्यू है। ये राष्ट्रपति जी का वोटिंग और मेरा वोटिंग एक ही वैल्यू है। मैडम भी एक ही वोट दे सकते हैं, मैं भी एक ही वोट दे सकता हूं। तो ये प्रिंसिपल है। ये
इस पूरे प्रोसेस को ही लग रहा है कि बदल दिया गया है, कंप्लीटली बदल दिया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी का पूरा ढांचा जो है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हमारी आँखों के सामने बदला जा रहा है और हम हेल्पलेस बैठे हुए हैं। अगर बात भी कर रहे हैं तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? आप जैसे लोग हिम्मत दिखाकर इन तमाम चीज़ों पर फेयरलेसली आप आवाज़ उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो शायद कुछ लोगों तक असली बात पहुँच पा रही है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनता है, पीपल्स मूवमेंट नहीं बनेगा, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको इमरजेंसी समझकर, इसको ये नहीं समझेंगी कि इस काम से पहले कोई और काम नहीं, तब तक तो फिर ये होता ही रहेगा। क्या आपको लग रहा है प्रकला जी कि ये अपोज़िशन पार्टीज़ जो पूरी तरीके से अभी भी हाशिए पर हैं, जिनके पास कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उनके इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है, उनको बुलाया जाता है तो इंसल्ट किया जाता है, उनकी बात को माना नहीं जाता है। राहुल गांधी जैसे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो फिर भी इतना एफर्ट करते हैं, कोई और तो उतना भी एफर्ट नहीं कर रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि वो इस इमरजेंसी को समझ भी पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि अगर जब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में एक लड़ने वाली नेता एटलीस्ट वी कैन सी ऑन द फेस कि शी इज फाइटिंग, उनकी वहां पर गवर्नमेंट है, मजबूत है, वो वहां पर वो आवाज को उठा रही है, तब भी हो तो वही रहा है जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा है, या फिर मैं अगर अपोजिशन की भाषा बोलूं कि जो बीजेपी चाह रही है। जी। और पिछली बार के और इस बार के अगर हम मुकाबले की बात करें तो लगभग 40 से 50 लाख वोटर्स का शायद फर्क था जीत और हार का, और 90 लाख आपने हटा दिए हैं। सो क्लियरली ये तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? और आपने एजुकेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया, और उसका प्रोसेस इतना स्लो है कि लोग उनके सामने अपीयर हो रहे हैं उस ट्रिब्यूनल के सामने, और महीनों महीनों में आप ये देखिए कितने हफ्तों में एक या दो चार लोगों के नाम जो है वो क्लियर होते हैं कि वो वोटर है या नहीं है। सो इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाउ डू यू सी दैट? और क्या इमरजेंसी को अपोजिशन समझ रहा है, और नहीं समझ रहा तो फिर लोगों के पास क्या ऑप्शन है जिनके वोट्स डिलीट कर दिए गए हैं या किए जाएंगे? बुशरा जी, एक बात, मजाक की बात मैं बोलूं। जी। मेरे को एक दोस्त ने बताया, आप जैसे बोले थे ना, मैं बहुत महीनों से, सालों से इस बात में दोहराते रहा हूँ, बोलते हम्म। रहा हूँ मैं। आप बोले थे ना, ऐसे वो भी मेरे को देख रहा था। एक बार मेरे से मिला तो वो बोला कि क्या परकला, इतना चिल्लाते हो, इतना लिखते हो, इतना बात करते हो, इतना घूमते हो, क्या बात है? कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, क्यों नहीं कुछ नहीं होने वाला है? तो ये बोला कि देखो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, आप समझो, भाजपा के पास युवाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए युवा मोर्चा है, महिलाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए महिला मोर्चा है, किसानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसान मोर्चा है, माइनॉरिटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए माइनॉरिटी मोर्चा है, इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इलेक्शन मोर्चा है। वो यही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनका इलेक्शन मोर्चा है। तो इसका मतलब मजाक में बोला था ये, लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है बुशरा जी, मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का विश्वसनीयता है ना, इसका क्रेडिबिलिटी इतना लो लेवल पर पहुंची है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन है ना, ये बीजेपी जो कहेगा वो करेगा, बस ये है। और अब हम आते हैं विपक्ष के पास और राजनीतिक दल के पास। अच्छा, आप वोट चोरी हुआ, ऐसी एक नारा आपने उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़, बहुत बड़ा बड़ा रैलीज किया। इसका क्या मतलब है? आप ये मैंडेट्स चोरी हो रहा है, इसका आपका ये है ना, मन में ये है ना, इसका मतलब आप इसमें आपको यकीन है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी के बाद ही सरकार बन रहा है ना, वोट चोरी के बाद ही सदन बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सदन को कुछ सैंक्टिटी नहीं है। तो आप जैसी ऐसी सदन को, जिसको आप वोट चोरी के नतीजे से बन रहा है, ऐसा आप मानते हैं ना, आपने इतना चिल्लाया, तो इसमें क्यों बैठते हैं? दूसरा, अगर वोट चोरी
के बारे में आपको पूरा यकीन है, आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, आपका वोट तो चोरी हो रहा है। आपको यकीन है ना? अगर यकीन है, तो आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? तो इसका मेरा मतलब ये है कि जिस दिन सारी विपक्ष इस्तीफा देके ये सदन, ये सरकार सिर्फ वोट चोरी की वजह से ही खड़ा है आज, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हम बाहर आ गए हैं। और कुछ भी इलेक्शन हो, वोट चोरी जब तक वोट चोरी है, जब तक ऐसी चुनाव आयोग है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। आप क्यों नहीं बोल सकते? आप क्यों हिस्सा ले रहे? आप हिस्सा लेके, मुश्ला जी, हिस्सा लेके आप उधर बैठ के आप क्या कर रहे हैं? आप लेजिटिमाइज हिस्सा कर रहे हैं। लेके जो वोट चोरी का नतीजे से बना हुआ सदन, बना हुआ सरकार को आप क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। उसमें बैठ के, सदन में बैठ के वो सदन को आप क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। तो ये कर सकते हैं क्या ये लोग? आई डोंट नो। नो। बट ऐसा नहीं करने से, नहीं करने तक इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये लोग नहीं किए तो सिविल सोसाइटी, हम जैसे लोग पीसफुल सत्याग्रह के माध्यम से ये अपना के फीट ऑन द ग्राउंड एजिटेशन लाना है, यही इसका समाधान होगा। मैं और कुछ नहीं देख सकता हूँ, मैं कुछ नहीं देख पाता हूँ। आपको लगता है, डू यू फोर्सी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कि जो बिहार में यात्रा हुई उसमें काफ़ी लोगों का समर्थन मिला, जितना शायद उम्मीद भी नहीं थी, उससे उम्मीद से कहीं ज़्यादा। लेकिन वो लगा कि वो जो एक मोमेंटम बना, उसको सस्टेन नहीं कर पाई ये पॉलिटिकल पार्टीज़, कि उसको आगे लेकर जाती, उसको एक देश का मूवमेंट बनाती। ये सिर्फ हार और जीत की बाइनरी में ही इसको देखा, उससे आगे इसको नहीं देख पाए। अब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो रहा है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी का उतना स्टेक वहाँ पर ना हो सकता है कि लेफ्ट पार्टी से सोच रही हूँ कि भाई शायद हम उस तरह के कंपटीशन में नहीं हैं। तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि इन दोनों का ही जीत और हार का फैसला इन दोनों के बीच में ही होना है। और कुछ छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो वहां पर हैं साथ में, उसमें कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज हैं और कुछ दूसरे दल हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आप पश्चिम बंगाल में अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है और अगर तृणमूल कांग्रेस वहां से चली जाती है, तो आप इसको फिर कैसे देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि इलेक्शन दर इलेक्शन बीजेपी इसी तरीके से हर राज्य में एसआईआर वहां पर होगा? क्योंकि बीजेपी में इसलिए कह रही हूँ कि बीजेपी इज द ओनली पार्टी who does not say anything about this. Rather, वो एक तरह से इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन की तरह टीवी चैनल्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात करते हैं। तो इसीलिए ये सवाल उठता है कि, और ये अब कोई ढकी छिपी बात नहीं है, हम इतने मासूम नहीं है, ना ही देश की जनता, कि उनको नहीं पता है कि कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो मेरा आपसे ये सवाल, और एक लास्ट सवाल फिर मैं आपसे पूछूंगी कि अगर ऐसा होता है तो क्या इस पूरे प्रोसेस को, क्या आपको लग रहा है कि लेजिटिमाइज कर दिया गया है? ये एक शॉट उनके हाथ, एक ऐसा तुर्क का इक्का लग गया है कि बिहार, पश्चिम बंगाल एंड मे बी सम अदर स्टेट जहां उन्होंने कभी सोचा भी ना हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा राज्य है जहां उन्होंने नहीं सोचा था कभी उनकी सरकार बन सकती है, और वहां पे लगातार वो मजबूत हो रहे हैं। और अगर इस इलेक्शन में बना ली सरकार तो फिर तो क्या होगा फिर? ये बड़ा सवाल है और बड़ा बेचैनी बड़े का सवाल है। बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये इतना तक मैं बोल सकता हूँ मुश्ला जी, अगर बंगाल में ऐसा कुछ हुआ, आप जो फेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ, बंगाल बहुत ही क्या होगा, बहुत ही अनरेस्ट होगा बंगाल। और शायद वो वहाँ प्रॉब्लम होने के बाद, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कूदने के बाद, अच्छा, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ये मत समझना कि ये तृणमूल और बीजेपी का बीच में लड़ाई है, नहीं। ओके। ये
देश में लोकतंत्र रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसी लड़ाई है। तो ये ऐसा समझ के आगे जाना है सब लोग। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर पॉलिटिकल पार्टी को उधर कुछ भी जगह नहीं है तो भी बंगाल के बारे में सोचना है। एक पॉलिटिकल पार्टी को समाजवादी पार्टी तमिलनाडु में कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी को तमिलनाडु के बारे में भी सोचना है क्योंकि ये देश का हिस्सा है। मणिपुर के बारे में सोचना है, हम सब भूल गए हैं। ऐसी बिहार हो गया भूल गया, मणिपुर हुआ भूल गया, बंगाल होंगे भूल जाएंगे, तमिलनाडु होंगे भूल जाएंगे। ऐसा भूलना मत, लगातार इसके बारे में बात करना है, लगातार इसके बारे में हम एजिटेट करना है। बिल्कुल। Only then can we save this country, Bushra ji. This is a very deep crisis I'm telling you. बहुत गंभीर आप वो कर रहे हैं और ये बहुत चिंता पैदा करता है और ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ को इस देश में इस देश की जनता अपनी किस्मत समझकर या हम इसमें क्या कर पाएंगे ये समझकर शायद बैठ गए हैं। चाहे वो नोट बंदी हमने देखी, उसके बाद कोरोना काल हमने देखा, फिर अब आप ये देखिए कि किस तरह से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है या देश में महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जो युवा बाहर निकलते हैं उन पे कैसे लाठीचार्ज होता है। हाँ, इतनी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है, मैं ये देख रही हूँ कि कुछ होता है उसके बारे में बात होती है और लोग भूल जाते हैं। जो एक पॉलिटिकल पार्टीज किसी चीज़ को एक मूवमेंट बनाती थी कि जब तक इसका हमें एंड रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बैठेंगे, वो सब देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्या आपको ये लग रहा है, मैं माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि क्या आपको ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज बेहिस हो गई हैं? आई मीन दे डोंट नो कि क्या हो रहा है, या फिर वो अपनी पार्टीज को बचाने, अपनी सीट को बचाने, अपने आप को बचाने में इतनी ज्यादा हो गई हैं कि वो बात तो करती हैं लोकतंत्र की, इलेक्शन कमीशन सुधार की, सबकी, लेकिन जिस हद तक उन्हें जाना चाहिए उस हद तक नहीं जाती हैं। तो ऐसे में तो आप एक एक करके तमाम स्टेट से सिमट जाएंगे और जो आरएसएस का जो ख्वाब है, जो बीजेपी का ख्वाब है, वो पूरा होगा। पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बन गई तो वो तो इनका, मुझे लगता है कि एक 100 years में जो कंप्लीट किया उसमें शायद सबसे इंपॉर्टेंट उनका ये ड्रीम होगा which will come true if that happens. मैं पॉलिटिकल पार्टीज का ऑफ कोर्स मैं आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग देयर इम्पोर्टेंस, दे आर इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन अब तक मेरे पास ये सबूत नहीं है कि ये पूरा लास्ट माइल तक जाएंगे, इसको फीट ऑन द ग्राउंड एजिटेशन लाएंगे, लड़ेंगे, ऐसी सबूत मेरे पास नहीं है। तो विकल्प क्या है? विकल्प बुशरा जी, मेरे को यही लगता है कि सिविल सोसाइटी शुड स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। अगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज करके थोड़ा आगे जाएंगे तो आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि देखिए, हमारे जैसे लोग लड़ रहे हैं, हम एमपी थोड़ी बनेंगे, एमएलए थोड़ी बनेंगे, हम मंत्री थोड़ी बनेंगे, वो लोग बनेंगे ना। तो इसलिए आएंगे वो लोग, लेकिन इनिशिएटिव वही लेना है, वही कर सकते हैं। ऐसी बात हमारे मन में से हम निकालना चाहिए, हम करना है। हम ये क्रिकेट मैच देखने का स्पेक्टेटर का सिंड्रोम मेंटालिटी जो है ना, देखेंगे अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, बंगाल में क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। आप एनालिसिस का हो गया है, एनालिसिस आप किया है, आपका प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस क्या है, आपको मालूम है, लेकिन अभी एक्शन का टाइम है। पीसफुल सत्याग्रह, feet on the ground agitation to stop this and to save our republic. बिल्कुल, यही मुझे लगता है कि लास्ट रिजॉर्ट है और एक लोकतांत्रिक निज़ाम में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में यही जनता के पास भी और आप जैसे लोगों के पास, हम जैसे लोगों के पास, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं जो अपने देश के बारे में सोचते हैं, कंसर्न है, डेमोक्रेसी के बारे में जो सोचते हैं, इस देश की जो रूह है, जो आत्मा है, उसके बारे में सोच रहे हैं, कैसे हम पूरी दुनिया में कैसे देखे जा रहे हैं, किस तरह से हम एक शानदार डेमोक्रेसी थे। इलेक्शन कमीशन को हमारे जो है वो बुलाया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरह से होता है, वो दिखाने के लिए, वो डेमो करने के लिए। और देखिए उसी देश में क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रकला जी, आपने टाइम दिया और आई एम श्योर कि आपके ज़रिए जो हमारे ऑडियंस है उसको बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू बुशरा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।